अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ की केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर। द टॉपिक नेम इज बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी से पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली है। अब रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में हमने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस के अंदर क्या किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी अगर हम रफ से ड्रा करें, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम। ये एटम है हमारे पास, और रदरफोर्ड ने इस पे क्या की थी? एक गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट की थी। ये देखे, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना था हमारे पास। ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो है, सॉरी, एटम के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और उस एरिया को रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस का। अच्छा, मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, जिसको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो लगे तो सेटिंग में जाके मेरी आवाज़ को 2x से या 1.5x से वो सुन सकता है। अच्छा, तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकाला था कि बहुत सारे जो रेस थे, जो अल्फा पार्टिकल्स है, वो एटम के आर पार चले गए। दूसरी तरफ उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस जो है, यानी अल्फा पार्टिकल, वो डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ज्यादा कम रेस जो है वो बाउंस बैक हो गए। तो इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास एटम का मैक्सिमम स्पेस जो है वो है एम्प्टी, वो एम्प्टी है। और बीच में से एक सैचुरेटेड एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। वहां पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, और जिसको हमने बाद में प्रोटॉन का नाम दिया है। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। अब रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि एक एटम के इर्द गिर्द क्या है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ये रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद कौन आया? मैक्सवेल आया। मैक्सवेल। और मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज बॉडी जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अगर एक चार्ज बॉडी किसी चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है तो होना तो ये चाहिए कि वो टाइम के साथ क्या इमिट करे? एनर्जी इमिट करता जाए। को ये एनर्जी इमिट करता जाए, एंड एट द एंड वो क्या कर जाए? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए। ये मैक्सवेल थ्योरी की अकॉर्डिंग है। ये मैक्सवेल ने बताया था कि अगर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो होना तो ये चाहिए कि टाइम के साथ साथ वो एनर्जी को रेडिएट करे, एंड एट द एंड वो जाके उस सेंट्रल चार्ज बॉडी के साथ क्या कर जाए? टकरा जाए, कोलैप्स कर जाए। तो ये मैक्सवेल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये जो है, ये बिल्कुल इसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक पाथ में घूम रहा था। मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नहीं हो रहा था। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड आया, सॉरी, नील बोहर आया। नील बोहर। तो नील बोहर जो है, हमारा मेन फोकस जो है इसी पे रहेगा कि ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता, क्यों सिंक नहीं करता। तो मेन फोकस वो रहेगा, और साथ साथ में ये हम पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैंने अभी 4 पॉइंट्स यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। इसके बाद 2-3 या मैक्सिमम 4 पॉइंट्स और रहते हैं, उसको भी इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, इसको मिटा के वो लिखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in one of the fixed circular path called the shell or orbit। कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसके इर्द गिर्द घूम रहे? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे इन फिक्स सर्कुलर पाथ। एक फिक्स पाथ है, फिक्स। ये देखो, बार बार आपको फिक्स का फिक्स वर्ड देखने को मिलेगा। इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स आर ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी, और हर ऑर्बिट जो है, अब यहाँ पे एक ऑर्बिट है तो इसकी फिक्स एनर्जी है।
दूसरा ऑर्बिट हम ड्रा करेंगे तो इसकी फिक्स एनर्जी होगी, मतलब आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। एक एटम की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, फिक्स एनर्जी होगी। समझ गए? इसको आगे जाके आपको समझ आएगा। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी, these orbits are also called the energy level। इस ऑर्बिट को आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ये है ऑर्बिट, आप इसको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी फिक्स एनर्जी है। हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है। सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है एक फिक्स ऑर्बिट में वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है? कम है। अगर ये डिस्टेंस कम है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? लेस एनर्जी। अब लेट सपोज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां पे मोर एनर्जी। समझ गए? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? डिस्टेंस यहां पे क्या है? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सारा कील जो है एनर्जी का है। एनर्जी आपको समझ आया तो सब कुछ आएगा। अब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा, एनर्जी भी बढ़ी इलेक्ट्रॉन की। डिस्टेंस कम है तो एनर्जी भी कम है। समझ गए? अब अच्छा, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा द एनर्जी विल बी अच्छा, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द हाइयर विल बी द एनर्जी। जितने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप ज्यादा है उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। एंड अच्छा, एंड वाइस वर्सा। थर्ड नंबर पॉइंट, as long as electrons are revolving around the nucleus in fixed circular path। देखो दोबारा यहाँ पे क्या आया? fixed circular path। as long as electrons are revolving around the nucleus in fixed circular path, they do not gain or lose energy। अब मैक्सवेल थ्योरी में तो यही कहा था ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है यानी कोई भी चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी तो होना तो ये चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी कि वो एनर्जी जो है रेडिएट करे, लॉस करे या गेन करे। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट में बोहर कह रहे कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में है यानी फिक्स ऑर्बिट में है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में है तब तक वो एनर्जी ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स। देखो दोबारा फिक्स का वर्ड आया, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑर्बिट जो है ये आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे। हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। अब देखें, ये अगर मैक्सवेल ये जो है अगर मैं ये यहां से हटा लूं और इस देखिए इसके साथ हम एक और शेल बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए थर्ड नंबर पॉइंट में है यह कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व कर रहे तब तक ये एनर्जी ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस शेल में आ जाए, यहां से इस, अच्छा सबसे पहले आपको ये हम मान लेते हैं कि इसकी जो है इस शेल की एनर्जी जो है वो हमारे पास है 5, इसकी एनर्जी जो है वो 10 है और इसकी एनर्जी जो है इस शेल की एनर्जी जो है वो 15 है। मान लेते हैं ये हमारे पास इसकी एनर्जीज है। अब जो है अब आपको समझ आएगा कि फिक्स एनर्जी का क्या मतलब है। इस शेल की एनर्जी क्या है? फिक्स है यानी 10 है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या है? 10 है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो जब इसकी एनर्जी जो है अगर ये यहां से यहां आएगा तो इसकी एनर्जी 5 हो जाएगी। तो 5 एनर्जी यहां से क्या हो जाएगी? रेडिएट हो जाएगी, निकल जाएगी। समझ गए? अब देखिए
अगर ये यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज, और आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ इसकी एनर्जी अभी 10 है, इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि ये थर्ड शेल में आ जाए? 15 होनी चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, बाहर से इसको 5 एनर्जी देंगे, तो ये इसमें फिर आ सकता है। समझ गए? इसलिए मैं बार बार फिक्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है फिक्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है 10 है और आपने इसको 2 या 3 फर्दर एनर्जी दे रहे कि ये इस वाले शेल में चला जाए या इसमें चला जाए। ऐसा नहीं है, आपने इसको फिक्स एनर्जी देना है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा, जो भी हो रहे वो सब कुछ फिक्स है पहले से। अच्छा फोर्थ नंबर पॉइंट पे, when an electron jump from the higher energy orbit to the lower energy orbit it radiate energy। एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर में जा रहे तो एनर्जी रेडिएट करेगा। मैंने आपको बताया इसकी 10 है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे आने के लिए इसको यही इसको चाहिए कि इसके पास भी 5 एनर्जी हो, तो 5 ये इवॉल्व करेगा, रेडिएट करेगा, तो एनर्जी देगा। अच्छा, it radiate energy and when it jump from the lower energy to the higher energy it absorb energy। अब इसकी एनर्जी 10 है, वही बार बार मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस ऑर्बिट में आने के लिए, इस एनर्जी शेल में आने के लिए, एनर्जी लेवल में आने के लिए इसको फर्दर एनर्जी चाहिए, 15 तक चाहिए। इसके पास अभी 10 है, आप इसको 5 एक्स्ट्रा देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एनर्जी यहाँ पे इसने क्या की, एब्जॉर्ब की, और जब यहाँ आ रहा था तो एनर्जी इसने क्या की, रेडिएट की। अच्छा, ये हमारे पास फर्दर 2 पॉइंट्स है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है या तो इस शेल में आ सकता है या इस शेल में आ सकता है स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, या इसमें आ सकता है। अगर फोर्थ शेल में ड्रा करूं तो या इसमें आ सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है किसी ना किसी यानी फिक्स ऑर्बिट में आएगा विद अ फिक्स एनर्जी। ना ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ना यहाँ पे कर सकता है, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक फिक्स पोजीशन पे आएगा, फिक्स ऑर्बिट में आएगा विद अ फिक्स एनर्जी, एंड दे कैन नॉट स्टे इन बिटवीन द टू शेल्स। बीच में ये नहीं आ सकते, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, अगर इसकी 5 है, इसकी 10, 15, 20, क्लियर है? अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन को मैं लेता हूं और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने सेकंड शेल से लेके थर्ड में लेके जाना है इसको, ये जो है ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल सेकंड, ये सेकंड में है, इसको मैंने थर्ड में लेके जाना है। सेकंड की कितनी एनर्जी है, 10 है मेरे पास, सेकंड की 10 है, और मैंने इसको थर्ड में लेके जाना, थर्ड की 15 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 से 10 को माइनस करूंगा, 15 से 10 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 5। तो 5 जो है आपने 5 एक्स्ट्रा एनर्जीज को देना है, तो ये यहां से यहां चला जाएगा। क्लियर है? थर्ड नंबर शेल में। और अगर आपने इसको जो है इसको यहाँ पे नीचे लेके आना है, तो 10 से 5 को माइनस करें, 10 माइनस 5 कितनी, 5 एनर्जी जो है ये 5 एनर्जी ये रिलीज करेगा, 5 एनर्जी रिलीज करेगा। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, देखो जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे 5 एनर्जी जो है रिलीज कर देगा। ये मैंने फोर्थ नंबर पॉइंट में भी आपको समझाया। अब आते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स। ये h जो है इसका मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2 पाई। क्लियर है? अब मोमेंटम क्या चीज है, सबसे पहले मोमेंटम को समझो, उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे। आपके पास अगर एक बॉल है ना, बॉल बॉल तो एक बॉल की जो है अपनी मास, अपना मास भी है इसका, अपना मास, और अपनी वेलोसिटी भी है, मास भी है और वेलोसिटी भी है, मास एंड वेलोसिटी। और मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं।
मोमेंटम। अब हर एक चीज जिसका मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी है, उसका मोमेंटम हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा एक स्पेसिफिक मास है और साथ में मैं अगर जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी, तो मेरा भी एक स्पेसिफिक मोमेंटम है। आपने क्रिकेट में भी सुना होगा, वो बॉलर जब बॉल करता है तो कमेंट्री वाला क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफिक मोमेंटम के साथ, बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ इसने बॉल की, तो वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करके, मतलब वो, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मास होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए मोमेंटम के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये ड्रा करूं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की भी बहुत ज्यादा कम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ मास तो है ना, और वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे। क्लियर है? मास भी है इसका, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो है ना, निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ मास तो है, और साथ में वेलोसिटी भी। और ये जो है सर्कल में घूम रहे, तो ये देखिए इसकी और इसके बीच में क्या है, रेडियस भी हमारे पास आ गया, रेडियस। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है हम क्या लिखते हैं, एम वी लिखते हैं, एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम। क्लियर है? लीनियर मोमेंटम। अब ये जो है एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल के साथ आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, एंगुलर मोमेंटम। इसको मैं एंगुलर मोमेंटम कहूंगा। ये फिजिक्स की बातें हैं, फिजिक्स का टॉपिक है। अब यहाँ पे एम वी है और यहाँ पे मास, वेलोसिटी और रेडियस भी है, तो क्या बन जाएगा, एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला आपके पास एम वी आर है, और एम वी आर जो है वो इसके बराबर है। अब आपको तो समझ आ गया कि एम वी आर का मतलब क्या है, और हमने इसको एटम के साथ रिलेट भी किया। अब पॉइंट नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, ऑफ दिस। समझ गए? देखो एम वी आर जो है वो इसके बराबर है, सही है, जिसमें से ये जो है ये जो है ये एक फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स कांस्टेंट है सब, और ये जो है ये चेंजेबल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे मैं शेल नंबर पुट करूंगा, इनकी जगह शेल 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या है, ये मल्टीपल। तो पॉइंट नंबर 6 का मतलब ही यही है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल है, किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई का। मतलब आपने शेल नंबर उठा के इसके साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब देखो क्या कह रहे, अगर हमारे पास n जो है ना, अगर मैं मान लेता हूं इस सारी वैल्यू की, ये जो h बाई 2 पाई है ना, h बाई 2 पाई इसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन लेट सपोज, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं क्या कर देता हूं, इसकी अपनी एक वैल्यू खुद से लेता हूं। इसकी वैल्यू है मेरे पास, लेट सपोज इसकी वैल्यू मैं लेता हूं, ये मेरे पास है 2, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैं अब n की जगह, n की वैल्यू बदलते जाए, देखो n h डिवाइड बाय 2 पाई, इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी 2 है। अब अगर n 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है, 2। अब n क्या है, n 2, इसकी वैल्यू पहले से क्या है, 2, तो क्या आता है 4। n क्या, अब n 3 पहले से 2 है तो क्या आता है, 6 आता है। समझ गए? इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। तो अब देख ले कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, और एम वी आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास 2 होगी। मैं फर्स्ट शेल की एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहा हूँ, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कितनी मोमेंटम के साथ घूमेगी, ये इस वैल्यू के साथ, इसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, इतना आप समझ ले। ये मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको
ये सपोजिशन, ये सपोज कर ले इसको आप। अब अगर ये सेकंड नंबर शेल देख लें, सेकंड शेल, अब अगर इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल ये, तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम वो ये होगी, सही है। और थर्ड में ये, तो यहां पे भी क्या आता है कि फिक्स, यहाँ पे भी फिक्स वैल्यूज है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी उसी मोमेंटम के साथ, उसी एंगुलर मोमेंटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा। क्लियर है? तो इन सब, इस फिक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड, सब कुछ क्या है, क्वांटाइज है। क्वांटाइज, आपकी मर्जी से कुछ नहीं है, सब कुछ क्वांटाइज है, पहले से कैलकुलेटेड है, आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, बोहर एटॉमिक थ्योरी। इंशाल्लाह इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसको हम करेंगे 9th की केमिस्ट्री से। वस्सलाम, अपना ख्याल रखिए।